तो बच्चों, ये है 7वीं कक्षा का नवा चैप्टर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और इससे पहले के 2 भाग मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसे समझने के लिए पहले उन्हें देखिए। आइए शुरू करते हैं इसका तीसरा भाग। तो हम पढ़ेंगे बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। तो यहाँ संस्कृतियों की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, नृत्य की बात हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है। इसमें हम देखते हैं कि जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते हैं। किंतु यह दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे इसका संस्कृत से एक कनेक्शन है। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे। तो बच्चों, आपको पता है कि ईसा पूर्व और ईसा का हम क्यों प्रयोग करते हैं? यानी जब ईसा का जन्म हुआ, यीशु मसीह का, उससे पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व कहा जाता है और उसके बाद की जो तिथियां हैं उनमें ईसा लगाया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ रहे हैं। तो हुआ क्या कि तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बंगाल और मगध यानी दक्षिणी बिहार को पहले मगध कहा जाता था, इनके बीच वाणिज्यिक संबंध यानी इनके व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। ठीक है, क्योंकि उन जगहों में संस्कृत का प्रभाव था और जैसे ही व्यापार बढ़ा तो वहाँ की संस्कृति भी उसके साथ आती है। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ लोग यहाँ पर व्यापार करने आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ उन्होंने शासन किया और कई यहाँ की स्थापत्य कला हो या कुछ हो, उस पर उनका प्रभाव अभी भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी अंग्रेज़ों का, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब चीज़ों पर उनका प्रभाव पड़ा। तो जहाँ से भी हम व्यापार करते हैं तो उसका भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा हम पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ की भाषा का, वहाँ की बोली का, वहाँ की संस्कृति का। आगे देखते हैं। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग या हुएन सांग भी कहते हैं इनको, इन्होंने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। तो ये आपके अध्याय 2 में ही बताया गया है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। कब? 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य, जो दिल्ली में ऐसे शासकों से स्वतंत्र थे। ये अध्याय 3 में बताया गया है। 1586 में यानी 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीता तो उसे सूबा माने जाने लगा, यानी एक राज्य उसका माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। ठीक है, यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। तो आधुनिक बंगाली यानी जो अभी बंगाली है उसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, जिसमें फारसी भी है, यूरोपीय भाषा के भी शब्द हैं, गैर संस्कृत शब्द भी हैं। तो ये जो है भाषा भी संस्कृति की तरह विकसित होती जाती है। ठीक है, फिर है बंगाली के प्रारंभिक साहित्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी जो है, जो पहली कैटेगरी है वो है संस्कृत की ऋणी यानी संस्कृत से प्रभावित है, और दूसरा है उससे स्वतंत्र। ठीक है, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद यानी मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। तो इसमें तो आपको संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो देवी देवताओं से संबंधित जो काव्य हैं या जो साहित्य है, इसमें संस्कृत का बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है, इसमें नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। इसका मतलब है कि जो वहाँ की लोकल जो गाथाएं हैं
जो कहानियाँ हैं उसमें संस्कृत का उतना आपको प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन जैसा कि इसमें पहले बताया गया है कि मगध क्षेत्र से व्यापार होने की वजह से वहाँ जो संस्कृत का प्रभाव था वो बंगाली भाषा पर भी पूरा का पूरा पड़ा है। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर। नाथ लोग क्या होते थे कि क्या नाथ परंपरा की बात हो रही थी, इसके बारे में बताया गया है कि नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्षर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो कोई एक रानी थी, तो उन्होंने अपने पुत्र गोपीचंद को संन्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं। ये एक देवता हैं कोई धर्म ठाकुर, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो ऊपर इसका जिक्र आया था किस तरह से इनका जो साहित्य है उस पर संस्कृत का प्रभाव नहीं पड़ा है, उसके बारे में इस तरह बताया गया है। अब इसमें फिर से बता रहे हैं कि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि अनेक ऐसी पांडुलिपियां पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना जो है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी पहले पहले और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई थी। दूसरी कृतियों की जो हैं कृतियाँ वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती हैं, जो लोकल हैं बेसिकली, जिन पर संस्कृत का प्रभाव नहीं पड़ा है, वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी। इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता कि ये इनकी रचना कब की गई और कैसे की गई। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनि शनि यानी स्थानीय धीरे धीरे स्थानीय मचुआ और स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है। और अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। ठीक है। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं आश्वासन इन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की थी। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो पीर जो हैं, पीर फकीर, ये आपको मुस्लिम धर्म में मिलते हैं, जिन्होंने पूर्वी बंगाल में, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ कई मस्जिदें स्थापित की। और जो वहाँ के जो धार्मिक नेता थे उन्हें क्या कहा जाता था? स्नेह और आदर से इन्हें पीर कहा जाता था। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें जो हैं वो बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। तो उनकी पीर जो मज़ार हैं, यानी जहाँ उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया, तो उनको मज़ार कहते हैं। तो आज भी वो मज़ारें बंगाल में हैं सब जगह। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर ज़ोरों पर रहा। 15वीं शताब्दी के बाद मंदिर बनाने का ज़ोर हुआ। ठीक है। जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि अध्याय 2.5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। हमने जगन्नाथपुरी का उदाहरण देखा आगे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों गारों से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से भी बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। अब क्या हुआ? जब व्यापारिक कंपनी यानी अंग्रेज भारत में आने लगे, तो कई तरह के आर्थिक अवसर पैदा हुए और कई नए सामाजिक समूहों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति प्रतिष्ठा की घोषणा करी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, इनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में
स्थापित की। तो जो जो वहाँ के लोकल यानी स्थानीय देवी देवता थे, अब बढ़ते जो एक अमीरों का एक वर्ग था, उन्होंने इसके लिए मंदिर बनाने के लिए दान देना शुरू कर दिया। तो अब वो झोपड़ी वाले मंदिरों से अच्छे खासे पक्के मंदिरों में शिफ्ट होते गए। तो ये भी एक मंदिरों का बनना कि कहीं इस तरह से एक परंपरा होना बड़े-बड़े पीरों की, और इस तरह ये भी आपकी संस्कृति का एक भाग है, इसमें ये बताया गया है। तो यहाँ भी देख लेते हैं किताब में क्या लिखा है। जीववाद, यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, यह है जीववाद। यहाँ दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से करें। चित्र 11, चित्र 12 दाएं। आप देख सकते हैं एक मंदिर बहुत ही अ, झोपड़ी नुमा मंदिर है और दूसरा है एक पक्का मंदिर। तो इस तरह से संस्कृतियों का निर्माण होता है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चित्र 13 में है गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पक्की मिट्टी की एक पटिया, विष्णुपुर। ये देख सकते हैं बीच में कृष्ण भगवान हैं और ये गोपियाँ हैं। तो इतने इतने भव्य मंदिर बनाए जाने लगे, क्योंकि जैसे जैसे किसी क्षेत्र की संस्कृति विकसित होती गई, तो जैसा कि इसमें पहले बताया गया था, जैसे जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो भी शासक आते थे उस पर अपना नियंत्रण करके वो जनता से एक आश्वस्ति पाना चाहते थे कि हम भी यहाँ के जो आपके भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, इसकी हम कद्र करते हैं। तो इसलिए मंदिर एक बहुत मुख्य केंद्र होते थे संस्कृति निर्माण का। तो आइए आगे देखते हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल के छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छत वाली या चौचाला चार छतों वाली होती थी। पांचवें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। देखिए, ये एक चौचाला मंदिर है, ये इधर, और यह है दो चाला छप्परदार मंदिर। ठीक है, तो इस तरह से होते थे। ये कैसे विकसित होते गए, इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये बंगाली शैली मानी जाती है मंदिरों को इस तरह से बनाना। ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावट, टाइलों या मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी, जैसा अभी हमने ऊपर यहाँ देखा। ठीक है, कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, कृष्ण के इर्द गिर्द जो गोपियों का चित्र है, इसमें देखिए यहाँ जानवर भी हैं। यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत एक पट्टिका बनाई है। आगे देखते हैं, मछली भोजन के रूप में। तो जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृति सिर्फ कोई एक का चीज़ से नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रहन सहन, खान पान, भोजन, नृत्य। तो ये कैसे संभव हुआ, इसमें हम आगे देखते हैं। मछली, परंपरागत भोजन संबंधी जो आदतें हैं आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से यानी बहुत होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये बहुत हद तक वहाँ पाया जाता है। ठीक है, वहाँ मछलियाँ भी बहुत हैं और धान की खेती भी काफ़ी होती है, जिसके लिए पानी खूब चाहिए और वो पानी के इर्द गिर्द ही है। तो इसलिए वहाँ ये ही प्रमुख उनका भोजन है। ठीक है, अब मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा भी रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टिकाएँ लगी हुई हैं, उसमें मछलियों को साफ करते हुए टोकरियाँ भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। क्योंकि देखिए, जो आसपास जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हीं को दर्शाया जाता है वहाँ की चित्रकला में, मूर्तिकला में, स्थापत्य कला में, हर जगह। ठीक है, तो वो वहाँ की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग होता है वह जो होता है वो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। लेकिन बंगाल में जो ब्राह्मण आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ इतनी उपलब्धता होती है मछली की और वो इतनी लोकप्रिय है, वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है, तो इसलिए उसे शाकाहार का ही एक रूप समझ के ब्राह्मणों को भी इसे खाने की अनुमति है। ठीक है, वृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो देखिए, संस्कृति का इतना बड़ा भाग है। यहाँ देखिए, चित्र को घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए
विशालक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक। तो यहाँ मंदिर के बाहर भी इस तरह की मूर्ति है कि ये मछली महिला साफ कर रही हैं। ठीक है। अब है यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवाद चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। ठीक है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषाई समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को अधिक बल दिया। तो यहाँ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त और इसके आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।